सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर पार्लियामेंट ने पास कर दिया है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। अब ये बिल किस चीज़ से संबंधित है? तो ये बिल रिप्लेस करेगा ब्रिटिश एरा के कैरेज ऑफ गुड बाय सी एक्ट 1925 को, ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके मैरीटाइम ट्रेड लॉ जो इंडिया में लागू होगा। अब इसको अलाइन किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ, जो जिसको कि हम हेग विस्बी रूल्स के नाम से जाना जाते हैं, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन रखता है सी कार्गो कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब ये बिल इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें प्रोविज़न किया गया है इलेक्ट्रॉनिक बिल्स लैडिंग का, यानी कि सामान को कैसे उतारना है, चढ़ाना है, कितने तरह का सामान को उतारना चढ़ाना है, किस तरह से करना है, उससे ज़्यादा वजन नहीं लेकर जाना है, इस तरह की संबंधित बातें लैडिंग में आती हैं। वहीं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। जाहिर सी बात है, आज डिजिटल का ज़माना है तो डॉक्यूमेंटेशन भी डिजिटल होगा। अब इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्हेंस होगा, अच्छा होगा। अब ये क्लियरली डिफाइन करता है राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ शिपर्स एंड कैरियर्स को, जिसमें कॉम्पनसेशन, कार्गो डैमेज और शिप के वर्दीनेस को इंश्योर करेगा ये बिल। अब ये बिल सपोर्ट करता है भारत के इनिशिएटिव जैसे कि सागरमाला और ब्लू इकोनॉमी को। वहीं ये इनकरेज करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में। तो यानी कि ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, यानी कि पांचों ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। आपको इन पांचों बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आइए मंत्रालय के बारे में जान लें। तो जहाज रानी के मंत्रालय तो सर्बानंद सोनोवाल साहब हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशन के भी मिनिस्ट्री संभालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आपसे पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर कौन है, तो आपके पास चार ऑप्शन रहेगा, आप उसमें से पीएम मोदी सर को लगा सकते हैं। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। अमित शाह, याद रखिएगा, जो गृह मंत्री होता है वही कॉरपोरेशन मिनिस्टर भी हैं आपके श्री अमित शाह। वहीं अगर गडकरी साहब की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं। वहीं जगत प्रकाश नड्डा साहब भी दो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, एक फैमिली हेल्थ वेलफेयर और दूसरा केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वहीं शिवराज सिंह चौहान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ये संभाल रहे हैं। वहीं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को बताने की जरूरत नहीं है। मनोहर लाल खट्टर मिनिस्टर ऑफ पावर है, न्यूज़ में थे, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एचडी कुमार स्वामी भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये न्यूज़ में थे, हेवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। वहीं अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको अवार्ड दिया गया है, कलिंगा रत्न अवार्ड उड़ीसा का दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वहीं मांझी चचा भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। एमएसएमई भी बीच में न्यूज़ में था, जहाँ पर मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था। साथ ही साथ राजीव रंजन सिंह भी न्यूज़ में थे। ललन सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, साथ ही साथ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को भी संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनेवाल मैंने आपको बता दिया। वहीं आपको किंजारा बापू राम मोहन नायडू, सिर्फ राम मोहन नायडू भी याद रखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन संभाल रहे हैं, याद रखिएगा, प्लेन क्रैश के बाद न्यूज़ में थे ये। उसी तरह से आपको जुएल उराम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर संभाल रहे हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि आगे आने वाली न्यूज़ में आप टेक्सटाइल से संबंधित बातों को आज सीखेंगे। वहीं अगर अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। अब आपको चिराग पासवान के बारे में भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये भी न्यूज़ में थे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। इतने मिनिस्ट्रीज़ को जानने के बाद आप लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने भी इनॉग्रेट किया था, मैंने बताया था, जिम जैसा महिलाओं के लिए। राव इंद्रजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉस्पी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे के करंट अफेयर को देखते हैं, जहां पर बेंगलुरु को रैंक दिया गया है 26वां ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में। वहीं सिंगापुर ने इसे टॉप किया है। अब ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को 26वां रैंक ग्लोबली दिया गया है, ताकि क्योंकि वहाँ एक अच्छा एआई स्टार्टअप होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और स्किल्ड टैलेंट पूल है वहाँ पर। सिंगापुर को टॉप पोजीशन दिया गया है सियोल और बीजिंग से पहले, यानी कि दूसरे स्थान पर सियोल जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। वहीं अगर बीजिंग की बात करें तो चाइना में स्थित है, तो यानी कि ये सेकंड पोजीशन पर है और ये थर्ड पोजीशन पे है। अब इंडेक्स एवेल्यूएट क्या करता है सिटीज़ को, तो एआई रिसर्च के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, इन्वायरमेंट, टैलेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
वहीं बेंगलुरु की जो रैंक है वो इंडिया के ग्लोबल एआई इमेज को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई के इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। अब इंडेक्स इन्हेंस करेगा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बेंगलुरु को दिया जाएगा कि वो एक इमर्जिंग एआई इनोवेशन हब बनता जा रहा है इंडिया में। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर तो आपका हो जाएगा ABCDE। सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर बेंगलुरु की बात करें तो थावर चंद गहलोत वहाँ के, बेंगलुरु कहाँ स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। वहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। वहीं CM की बात करें तो सिद्धारमैया साहब हैं। अब अगर नेशनल पार्क की बात करें तो आपको बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और कुद्रेमुख, ये आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर कैपिटल की बात करें तो जाहिर सी बात है बेंगलुरु है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। मेजर रिवर्स की बात करें तो कृष्णा, कावेरी और तुंगाभद्रा है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो मुलायनगिरी यहाँ का हाईएस्ट पीक है। वहीं आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला जो फेमस डांस है जो कर्नाटका से स्थित है उसको याद रखना है आपको, यक्षगान। वहीं अगर फेमस फेस्टिवल की बात करें तो कारागा फेस्टिवल आपसे सवालों में पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अब आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज किया गया है RBI के द्वारा। अब सबसे पहले जान लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है इंडिविजुअल और बिजनेस, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की हिंदी की बात करें तो वित्तीय समावेशन। क्या है ये? तो व्यक्तियों और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफ़ायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच हो जो उनकी आवश्यकताओं यानी कि लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा को जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से पूरा करे। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सिंपल सी परिभाषा बताऊं कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं, भारत देश का नागरिक हूं, तो मेरे पास किसी भी प्रकार का पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। सरकार का यही टारगेट होता है, इसीलिए सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है, महिलाओं को सब्सिडी देती है, ताकि वित्तीय समावेशन यानी कि हर व्यक्ति तक वित्तीय पहुंच बनाया जा सके। यही होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। तो न्यूज़ में क्या कहा गया है, तो इसको रिलीज करने वाली जो संस्था है वो तो RBI है। अब इसमें 0 से लेके 100 तक का मार्किंग दिया जाता है, जिसमें बेस ईयर 2017 रखा जाता है और इसे पहली बार RBI के द्वारा 2021 में इंट्रोड्यूस किया था। अब ये वैल्यू 67 पहुंच गया है 2025 में, और 2024 में ये 64.2 था, जो एक अच्छी बात है। अब ये एक तरह का कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड है, जिस पर कि 3 पैरामीटर्स पे ये आधारित है, एक एसेस पे, यूजेस पर, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विस की क्वालिटी कैसी है। अब इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है इम्पैक्ट्स को, यानी कि ऐसा हुआ कैसे, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया कैसे, आया RBI के द्वारा लाया गया, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाने में सरकार की योजनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण है, तो PM जनधन योजना, जिससे खाता खोले गए और खाता खोलने के बाद सरकार जो है डायरेक्ट सब्सिडी उसमें पहुंचाती है। वहीं UPI का भी एक अहम रोल है। वहीं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इनमें अहम रोल प्ले किया है। अब ये नेशनल लेवल पर एनुअली रिलीज किया जाता है RBI के द्वारा, यानी यहाँ पर दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सत्य है। अब चलिए जानते हैं UPI क्या है। तो UPI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसका जो ऑनर है, इस पर UPSC में भी सवाल बना हुआ है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका ऑनर है। वहीं अब UPI 7 देशों में अवेलेबल है। उन 7 देशों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, UAE, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और भूटान। तो याद रखिएगा इन 7 देशों का नाम इंपॉर्टेंट है। अब PM मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को, इसका मोटो याद रखना है, मेरा खाता भाग्य विधाता। वहीं अगर RBI की बात करें तो यंग हिल्टन कमेटी, जो 1926 में फॉर्म हुई थी, उसके कहने पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था RBI एक्ट 1934 के तहत। वहीं 26वें गवर्नर के नाम बताएं तो संजय मल्होत्रा साहब हैं। आपको डिप्टी गवर्नर का नाम पूनम गुप्ता मैम का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। साथ ही साथ अगर बाकी 3 का नाम बताएं तो M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन और T रविशंकर साहब हैं। अब आइए बढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जान लीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल समिति के पर ये आधारित है, जिनके कहने पर या फिर इन्हीं के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 भारत सरकार से और 3 RBI से। RBI का जो गवर्नर है वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है।
अब इसका काम क्या है, तो भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी भारत में इन्फ्लेशन की दर होनी चाहिए 2% से कम नहीं और 6% से ज़्यादा नहीं, यानी कि 4+-2 होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से काम आएंगी, इसलिए डेली करंट अफेयर शो को देखने की आदत डालिए। अब एक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स आया है भारत में। अब ये होता क्या है, तो इसे डिज़ाइन किया जाता है फ्लड सीवियरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने के लिए। ये फोकस करता है कि फ्लड के बाद, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, अब फ्लड होने के बाद पीपुल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि सिर्फ पानी का राइज ही नहीं, पीपुल पर क्या दबाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, जैसे बहुत सारे रोग फैल जाते हैं या फिर पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी इन द सेंस साफ पानी पीने के लिए कमी हो जाती है, बहुत सारे जानवर या फिर आदमी के डेथ होने से भी रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें ह्यूमन सेंट्रिक डेटा को लिया जाएगा, जैसे कि पॉपुलेशन कितना अफेक्टेड हुआ, कितने लोग डिस्प्लेस किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डैमेज हुआ, फ्लड ड्यूरेशन यानी कि बाढ़ की अवधि कितनी थी, ये सारी चीज़ों को इसमें काउंट किया जाएगा। अब जो इंडेक्स है हेल्प करेगा गवर्नमेंट को, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि उनका रिस्पांस, रिसोर्स एलोकेशन और रिलीफ कितनी जल्दी पहुंचाया जा सके। उसी तरह से इसे डेवलप किया गया है रिसर्चर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर। अपने आप में यही सवाल आपसे बनाया जाएगा। अब किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स बनाया गया है। अब ये कहाँ पर्टिकुलरली मदद करेगा, तो जहाँ बाढ़ वाला इलाका है, जैसे कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो यानी कि इससे संबंधित सारे जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स की बात करें, तो एक डेटा ड्रिवन टूल है जो कि डेवलप किया गया है ताकि वो जो सीवियरिटी ऑफ फ्लड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको क्वांटिफाई कर सके, जैसे कि कितने पीपुल इम्पैक्ट हुए हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया। अब ये मैटर क्यों करता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमन कॉस्ट, लाइफ्स, लाइवलीहुड और रिकवरी कराने में मदद करेगा ये इंडेक्स। साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके राहत सामग्री भेजने में भी ये मदद करेगा, क्योंकि आपके पास अगर डेटा होगा तो सही डेटा आपको सही तरह से एग्जीक्यूशन करने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके आगे। अब इसके आगे आपके पास कॉपर पीजीई मिनरल डिपॉजिट, निकेल कॉपर पीजीई, पीजीई का मतलब हो गया प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के द्वारा खोजा गया है छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये मिनरल्स जो हैं इनको हम कहते हैं अल्ट्रा माफिक या फिर माफिक रॉक, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं। अब इनका काम क्या होगा, तो निकेल, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स ये सारे के सारे क्रिटिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में मदद करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनेंगे तो क्लीन एनर्जी होगा, और साथ ही साथ इनका यूज़ एरोस्पेस में भी किया जाता है। निकेल के अलॉय का तो यूज़ गाड़ियों में भी किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऐसे मेटल्स को, हम बाहर से मंगाते हैं, इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमारा काफ़ी रेवेन्यू खर्च होता है। अब अगर इस तरह के खोज मिलते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो इंपोर्ट है वो कम होगा, जिससे भारत का सामान भारत में ही रहेगा। अब ये बल देता है किसको, आत्मनिर्भर भारत को, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मिनरल सेल्फ रिलायंस को भी ये बूस्ट करता है। तो यहाँ पर दी गई सारी बातें सत्य है बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ नाम याद रखिएगा आप। अब क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जान लीजिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। कुल एलिमेंट 118 हैं अभी तक, अब जो है जिसमें से मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स होते हैं। अब ये इसेंशियल होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी और वाइटल रोल प्ले करते हैं टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज़ में। अब ये कहाँ कहाँ काम आएंगे मैंने आपको पीछे भी बताया, और जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इनका यूज़ किया जाएगा। इंडिया ने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट बनाकर रखा है, जिसमें से कि बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटास और रेयर अर्थ में एलिमेंट सिलिकन, टीन, टिटेनियम जैसे हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है विष्णुदेव साई, वहीं यहाँ के गवर्नर हैं रेमंड डेका साहब, अभी अभी बनाए गए हैं 31 जुलाई को, याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वहीं यहाँ की कैपिटल है रायपुर, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चौथा टाइगर रिजर्व है उस स्टेट का, और 56वां टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था इंडिया का।
तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अब अगर BSNL और NRL की बात करें तो दोनों ने MOU कर लिया है। अब NRL क्या है, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जो असम में स्थित है। अब इंडस्ट्री 4.0 के लिए ऐसा किया गया है। अब BSNL और NRL ने 4.0 इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी जो रिफाइनरी ऑपरेशन में होगा उसको प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया गया है। अब ये पार्टनरशिप किस चीज़ों पर फोकस करेगा, तो 5G पर फोकस करेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर करेगा, साथ ही साथ ऑटोमेशन इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी में। अब होगा क्या कि ये इंडस्ट्री जो है इंक्लूड करेगा AI, IoT, स्मार्ट सेंसर और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, जिससे कि इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग को ज़्यादा एफिशिएंट और स्मूथ बनाया जा सकता है। अब ये MOU सपोर्ट करेगा कि इंडिया के डिजिटल इंडिया गोल को, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने में भी ये मदद करेगा। अब ये MOU सिग्निफाई करता है टेलीकॉम और ऑयल PSU के कंपनियों के बीच में, ताकि प्रमोट किया जा सके स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हेवी इंडस्ट्रीज में। यानी दिए गए सारे तथ्य बिल्कुल सत्य हैं जो आपको अपने दिमाग में भर लेना है, क्योंकि कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के CM है, वहीं गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य। कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर और इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अब आपको नाम याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, यानी कि 7 सिस्टर हैं असम में और एक ब्रदर है जो सिक्किम है। तो 7 असम में याद रखना है कि 7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, डेहिंग पटकई और रायमोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातों के सातों परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह ने एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर्स, मेथड एंड केस स्टडीज। इस किताब का नाम आप याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है हैंडलूम एक्सपो और हार्ट ऑन व्हील्स 11वां नेशनल हैंडलूम डे के दिन। अब इसमें 2 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, एक को बोला जाता है संत कबीर अवार्ड और दूसरे को बोला जाता है नेशनल हैंडलूम अवार्ड। अब संत कबीर अवार्ड को 3.5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, वहीं अगर नेशनल हैंडलूम अवार्ड की बात करें तो यहाँ 2 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। 11वां नेशनल हैंडलूम डे के दिन क्या लॉन्च किया गया, तो हैंडलूम एक्सपो और साथ ही साथ हार्ट ऑन व्हील्स किया गया, किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। अब केली मैक का निधन हो गया है 33 साल की उम्र में। अब ये केली मैक थी कौन, तो केली मैक के बारे में जान लीजिए। इनको एक ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए इनका निधन इतनी जल्दी हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि केली मैक हाल ही में एक्ट्रेस थी, इनको एक बीमारी था जिसको कि ब्रेन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, और स्पेसिफिक अगर नाम बोलें तो ग्लायोमा। तो ग्लायोमा शब्द आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा ग्लायोमा से मरने वाली हाल ही में एक्ट्रेस का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो केली मैक। या फिर आपसे उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है कि केली मैक जो एक एक्ट्रेस थी, हाल ही में उनका निधन हो गया, वह बीमारी कौन सी थी, तो ग्लायोमा या फिर ब्रेन ट्यूमर के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। अब आइए पढ़ते हैं, इंडिया की अनु रानी ने जीत लिया है गोल्ड वुमेन्स जेवलिन थ्रो में। कहाँ पर, इंटरनेशनल विस्लोमानियाक मेमोरियल जो पोलैंड में स्थित है। अब यहाँ पर अनु रानी ने 62.59 मीटर का थ्रो फेंका है, यानी कि जेवलिन को थ्रो फेंका है। अब 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है भारत में, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन नीरज चोपड़ा साहब ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। अब इन्होंने 62.59 मीटर का थ्रो किया है सेकेंड अटेम्प्ट में। और दूसरे स्थान पर आने वाली, जिनका नाम है ईडा टुगसूज, जो तुर्की की रहने वाली है, इनको सिल्वर मेडल दिया गया 58.36 मीटर के लिए। वहीं लियाना डेविडसन ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया 58.24 मीटर फेंकने के लिए। आपसे इन दोनों पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अनु रानी के संबंध में। तो ये थे आपके 8 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।